देंगे, तो नीचे से लाना पड़ेगा ना जी। एटॉमिक रेडियाई डीपीपी टू क्वेश्चन है, इसमें टोटल 50 प्रॉब्लम है, दोनों में 50 है। इसमें पहला क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम, वही पेपर है ना। पहले का आंसर 1, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 3, 5 का 1। 5 का 1 इसलिए है क्योंकि क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और बाकी सब सेकंड पीरियड के हैं, और जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा उसमें 3 शेल हो गई और सेकंड पीरियड में 2 शेल। तो थर्ड पीरियड जिसमें 3 शेल होगी उसका साइज 2 शेल से ज़्यादा होगा, मतलब क्लोरीन का साइज ज़्यादा है। अच्छा, बाकी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन में नियॉन इसलिए बड़ा है क्योंकि वो नोबल गैस है और नोबल गैस में वंडर वार रेडियाई आती है और वंडर वार रेडियाई हमेशा कोवेलेंट से बड़ी होती है, बताया था हमने। तो इसलिए फ्लोरीन से नियॉन तक साइज बढ़ेगा, लेकिन क्लोरीन का साइज इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि वो थर्ड पीरियड का है, उसमें 3 शेल है, बाकी सभी में 2 शेल। तो थर्ड शेल में 3 पीरियड में 3 शेल होने से साइज बढ़ जाएगा 2 शेल की तुलना में। 5 का 1, 6 का 1, 7 का 3, 7 का 3, 8 का 1, 9, 2, 10, 3, 10 का 3, 11 का 3, 12, 3, 12 का 3, 13, 4, 14, बोलो 1, बताएं। देखो 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोलता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A प्लस एंड B माइनस, A प्लस B माइनस के बीच की दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये है इक्वल टू D। कैटायनिक साइज और एनायनिक साइज का रेशियो, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो है ये है 2:7। ठीक है, तो करा रेडियस ऑफ A एंड B बताइए, रेडियस ऑफ A और रेडियस ऑफ B माइनस बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, जवाब क्या होगा देखो सामने, जब ये दूरी दोनों के, बताओ ये जो दूरी है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दोनों के रेडियाई के सम के बराबर होगा कि नहीं। ये है रेडियाई है A प्लस का और ये रेडियाई है B माइनस का, तो इन दोनों का सम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस D के बराबर होगा कि नहीं। तो D इक्वल टू रेडियाई ऑफ A प्लस और रेडियाई ऑफ B माइनस के सम के बराबर हुई। अच्छा, यहाँ रेडियस रेशियो की वैल्यू 2:7 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 7 रेडियाई A प्लस, ये क्या है A प्लस और ये B माइनस, 7 रेडियाई A प्लस इज इक्वल टू 2 रेडियाई B माइनस। तो रेडियाई ऑफ A प्लस क्या हो जाएगा 2/7 रेडियाई ऑफ B माइनस होगा कि नहीं, बोलो होगा ना। अब हम क्या करेंगे, रेडियाई ऑफ A प्लस की वैल्यू को हम उठा के यहाँ रख सकते हैं क्योंकि दोनों का सम D के बराबर है और रेडियाई A प्लस 2/7 रेडियाई ऑफ B माइनस के इक्वल है। तो इस पूरी वैल्यू को हम इसकी जगह उठा के यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा 2/7 रेडियाई B माइनस प्लस रेडियाई B माइनस। हाँ, सॉल्व करेंगे तो 2 रेडियाई B माइनस प्लस 7 रेडियाई B माइनस, कितना 7 2 9, 9 रेडियाई B माइनस अपॉन 7 इज इक्वल टू D। ये वैल्यू पूरा D के बराबर है, ये
डिस्टेंस और ये रेशियो तुमको दिया हुआ है, तो इस रेशियो से हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। और रेडियाई ए प्लस कितना होगा 2r माइनस 7, इसके बराबर हो गया। अब इस रेडियस ऑफ ए प्लस की वैल्यू उठा के हम इसकी जगह रख देंगे और सॉल्व करके हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो रेडियाई ऑफ बी माइनस क्या हो गया 7d/9। मिला आंसर। फोर्थ का बी, सॉरी फोर्थ का ए का सेकंड पार्ट मिला है तो पहला पार्ट तो मैच कर जाएगा ना, बोलो आ जाएगा। 14 का ए, 15 बताएं, देखो 15 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए एटम, साइज का मतलब यहाँ रेडियस है, यहाँ जो साइज लिखा है मतलब रेडियस ऑफ ए एटम, रेडियस ऑफ ए एटम इज इक्वल टू 2r0 एंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए प्लस एंड द वॉल्यूम ऑफ टी, पोटेशियम एटम, पोटेशियम कैटायन और पोटेशियम एटम के वॉल्यूम का रेशियो है 1:8। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एटम को आयन को हम लोग स्फीयर मान के चलते हैं, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि ये वॉल्यूम के प्लस का है तो रेडियस भी किसका होगा के प्लस का होगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम एटम, वॉल्यूम पोटेशियम एटम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि ये वॉल्यूम पोटेशियम एटम का है तो रेडियस भी पोटेशियम एटम का होगा। हाँ ये 4/3 कैंसिल, पाई भी कैंसिल, तो 1/8 इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ ए प्लस का होल क्यूब और रेडियाई ऑफ ए का होल क्यूब। बोलो क्लियर। और हमको पता है रेडियाई ऑफ ए 2r0 के बराबर है, मतलब पोटेशियम एटम का जो रेडियस है वो 2r0 के बराबर है। तो बताओ ये वैल्यू 2r0 के बराबर हुई कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ रेडियाई ऑफ ए प्लस का होल क्यूब इज इक्वल टू 2r0 का होल क्यूब। नहीं हो जाएगा, आएगा हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रेडियाई ऑफ ए प्लस का होल क्यूब इज इक्वल टू 8r0 होल क्यूब। बोलो बोलो ठीक है ना। हाँ तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 8r0 का होल क्यूब 8 रेडियाई ऑफ ए प्लस का होल क्यूब। बोलो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए रेडियस कितना चाहिए, हमें चाहिए रेडियस ऑफ क्लोरीन का निकालना है ना, रेडियस क्लोरीन का निकालना है Cl माइनस का, है ना। इसमें एक लाइन और भी लिखा आगे, हाँ एक चीज और लिखा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस KCl का A प्लस और Cl माइनस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है 4r0 के बराबर है। यदि हमको K प्लस का रेडियस मिल जाए, हम उसको यहाँ रख दें तो इसमें से घटा देंगे तो इसका रेडियस नहीं आ जाएगा। हाँ पहले हम K प्लस का रेडियस निकालें, बताओ रेडियाई ऑफ K प्लस कितना आएगा, बताओ 8 से 8 कैंसिल हो गया, r0 के बराबर हो गया। बोलो रेडियाई ऑफ K प्लस r0 के बराबर हुआ, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4r0 के बराबर है, और ये कितना है r0 के बराबर है, तो बताओ ये वैल्यू 3r0 के बराबर हुआ, तो रेडियाई ऑफ Cl माइनस 3r0 के बराबर हुआ। अब देखो मिलाओ, पहले एक तो आ जाए, पहले एक आ गया कि नहीं। हाँ बताओ बी आंसर मैच कर रहा है, रेडियाई ऑफ Cl 3r0, और फिर पूछ रहा है NaCl का रेडियस बताओ, NaCl का न्यूक्लियर डिस्टेंस NaCl, ये दूरी पूछ रहा है तुमसे, ये दूरी, जबकि ये दूरी आपको पता चल चुकी है, ये दूरी कितना है 3r0। बोलो और ये दूरी कितनी है 4r0। जरा सोचो सोडियम का जो रेडियस है वो पोटेशियम से कम होगा कि नहीं, सोडियम का जो रेडियस है वो पोटेशियम से कम होगा। तो जब ये दूरी 4r0 के बराबर है और केवल ये दूरी 3r0 के बराबर है, तो निश्चित ये दूरी जो होगी वो 3r0 से ज्यादा 4r से कम होगी। नहीं मिला आंसर, 15 का बी आंसर मैच कर
4r0 और ये दूरी 3r0, तो निश्चित ये दूरी जो होगी वो 4r0 से कम होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज पोटेशियम से कम होता है कि नहीं? 4r0 से कम और 3r0 से ज्यादा। आंसर आया बी, 15 का बी आंसर। क्लियर हुआ? हाँ, 16 बोलो 2, 17 2। अरे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान से देखो। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमने क्या बोला था? जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा और जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा। 17 का 2, 18 का 1, 19 3, 20 2, 21 1, 22 2 2, 23 बोलो आंसर 4, 23 का 4, 24 1, हाँ 25 हाँ 3, 26 बोलो आंसर 4। समझ में आया कैसे? 26 क्या बोलता है? रेशियो ऑफ द साइज ऑफ कैटायन, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। ये पूछ रहा लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट है ना? रेशियो ऑफ द साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन का जो रेशियो है ये लोएस्ट होना चाहिए। जरा सोचो, ये रेशियो लोएस्ट कब होगा? जब ये वैल्यू छोटी हो और ये वैल्यू बड़ी हो, तभी ना ये रेशियो कम आएगा। तो इसको कम आने के लिए कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो। अब ऑप्शन देखो, इसमें कैटायन छोटा एनायन बड़ा है, कैटायन छोटा एनायन बड़ा, कैटायन छोटा एनायन बड़ा। अच्छा एनायन ऊपर है, सॉरी एनायन ऊपर है, एनायन ऊपर है कैटायन नीचे है, ये रेशियो लोएस्ट ऊपर है ना? हाँ ये गलत हो गया। हाँ एनायन ऊपर है कैटायन नीचे है, तो ये रेशियो लोएस्ट होने के लिए ये वैल्यू छोटी हो और ये वैल्यू बड़ी हो। मतलब एनायन छोटा कैटायन बड़ा, और सबसे बड़ा कैटायन है सीजियम और सबसे छोटा एनायन क्या? फ्लोराइड। तो मतलब इस कंपाउंड के लिए ये रेशियो क्या होगा? लोएस्ट। क्योंकि लोएस्ट लाने के लिए ये वैल्यू छोटी और ये बड़ी। एनायन छोटा कैटायन बड़ा, कैटायन बड़ा एनायन छोटा। सही आंसर, चौथा आंसर नहीं आया समझ में? 26 का 4, हाँ 27 बोलो 27 का आंसर है 4। कैसे? हाँ देखो क्यों ऐसा, जबकि 4 में क्या है? लिथियम है ना। 4 में क्या दिखा रहा है? लिथियम। जबकि सबको पता है कि लिथियम तो छोटा होता है, और यहाँ पूछ क्या रहा है? लार्जर साइज, जबकि लिथियम छोटा होता है और हम बोल रहे हैं लिथियम सबसे बड़ा है, लार्जर साइज। बात फिट नहीं होगी। क्यों नहीं फिट होगी? कारण है कि ये कंपाउंड, ये आयन हवा में नहीं पानी में है। एक्वस, देखो लिखा एक्वस, एक्वस मतलब वो आयन किसमें है? पानी में है। तो देखो लिथियम तो वैसे बहुत छोटा है, लेकिन पानी में डाल दो तो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों? कारण क्या है? देखो सामने लिथियम छोटा होने की वजह से इस पर इसको जो पानी में डालेंगे तो इस पर वाटर की फिल्म बनेगी। ये बात केवल लिथियम के लिए नहीं है, सारे आयनों के लिए है। कोई भी कैटायन हो, कोई भी एनायन हो, तुम पानी में डाल दो, उस आयन पर वाटर की फिल्म बन जाएगी, वाटर की फिल्म बन जाएगी। है वाटर, इस पर आयन के ऊपर वाटर की फिल्म बनेगी। क्यों बनेगी फिल्म? कारण क्या है? देखो सामने ये वाटर जो है ना, ये पोलर है, वाटर इज द पोलर, इसमें डाइपोल है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये लिथियम आयन का जो पॉजिटिव पोल है वो नेगेटिव पोल ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा अपनी ओर। इस आयन का इस वाटर से इंटरेक्शन होगा, इसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इस आयन पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। हाइड्रा
F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लिथियम क्या हो गया Q1, वाटर क्या हो गया Q2, और ये बीच की दूरी क्या हो गई R। तो जब दूरी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो लिथियम छोटा है, दूरी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इस आयन पर वाटर की फिल्म ज्यादा बनेगी और फिल्म बनती जाएगी, फिल्म बनती चली जाएगी और लिथियम का साइज पानी में बड़ा हो जाएगा, पानी बड़ा हो जाएगा। क्यों? साइज छोटा है, दूरी कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये वाटर को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा और जितना खींचता चला जाएगा फिल्म बनती जाएगी और लिथियम आयन पानी में सबसे बड़ा है। तो वैसे सबसे छोटा, लेकिन पानी में लिथियम सबसे बड़ा होता है, याद रखना। और कोई पूछे क्यों, तो कहना ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रा प्लस एशन, वाटर का एडिशन। क्यों? ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो बात समझ में आया? आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से लिथियम पर वाटर की फिल्म ज्यादा बनेगी और लिथियम आयन पानी में सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर कहोगे हम कैसे माने लिथियम पानी में बड़ा हो जाएगा? जब जो आयन जितना बड़ा होता है उसकी पानी में मोबिलिटी कम हो जाती है, वो कंडक्टिविटी घट जाती है। लेकिन जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत, उसकी स्पीड कितनी कम होती है, और घोड़ा देखो पतला दुबला, दौड़ता बड़ा तेज है कि नहीं? तो लिथियम क्या हो गया, पानी में हाथी की तरह हो जाएगा, एकदम मोटा ताजा हो जाएगा और उसको चलने में दौड़ने में दिक्कत होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो लिथियम आयन की वजह से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तुम क्या करो, 4 ग्लास ले लो, एक में लिथियम क्लोराइड डालो, एक में सोडियम क्लोराइड, एक में पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, चारों ग्लास में डाल दो एक एक मोल, सब बराबर बराबर एक एक मोल, और चारों में तुम इलेक्ट्रोड डाल दो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नापो, तो पाओगे जिस ग्लास में लिथियम क्लोराइड होगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम आएगी, आयनिक मोबिलिटी कम आएगी। क्यों कम आई? क्योंकि लिथियम पानी में बड़ा है और जितना बड़ा आयन होगा उसकी मोबिलिटी, उसकी दौड़ कम लगेगी, और सीजियम पानी में सबसे छोटा होगा और उसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा। उल्टा हो गया देखो, जो हवा में सबसे बड़ा है पानी में सबसे छोटा है, और जो हवा में सबसे छोटा है पानी में डाल दो सबसे बड़ा हो, उल्टा हो गया। क्यों? वाटर में डालने से क्यों बड़ा हो गया? फिल्म बन गई। क्यों फिल्म बन गई? ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से फिल्म बन गई। और फिल्म ज्यादा बने, किसी आयन पर फिल्म ज्यादा बने, इसके लिए आयन छोटा होना चाहिए। जितना छोटा, दूरी कम, डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इस आयन का वाटर पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, ज्यादा अपनी ओर खींचता जाएगा, फिल्म बनती जाएगी और लिथियम हो गया पानी में सबसे बड़ा। आंसर है बिलो 27 का 4, 28 का 4, 29 का 3, 30, 1, 31, 1, 32, 2 बताए हैं डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। 32 का 2, 33, 1, 34, 1, 35, 1, 36, 3, 37, 1, 38, 4, 4, 39, 2, 40 का 3, 40 का 3, 41, 4, 42, बोलो 1, 42 का 1, 43, 1, 44, 2, 45, 2, 46, 2, 47, 2, 48, 3, 49 का 2, 49 का 2 और 51। अब क्लास के बाद पूछो ना, कुछ पढ़ा भी तो दे।
क्लास में, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है। ये तो हम ऑटोमेटिक उसका डिस्कस कर देंगे अपने आप। तो हमको ये पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, किसको नहीं करना है। ये तुम्हारी आवाज़ से पता चलेगा। लेकिन तुम्हारी आवाज़ कब आएगी? जब तुम उस पेपर को अच्छे से लगाए रहोगे। इसलिए हर पेपर का हिसाब लो हमसे। ये हिसाब लेने का तरीका यही है। ये नहीं कि पेपर मिला उसको घर लाकर फाइल में रख दिया। जब तक आंसर ना मिले, डिस्कशन ना मिले, इसको फाइल में मत रखो, लेके आओ, डिस्कस करो, फिर बताओ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने शुरू कर दिया था ना। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक दूसरा नाम दिया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, हमने ये कहा था पिछले टर्म पर, कोई भी फ्री एटम है, आइसोलेटेड एटम है, गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल से, आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी हमको खर्चा करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन है, एनर्जी क्यों खर्चा करना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहते हैं उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना होगा। उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर हमने आइंस्टाइन एंथैल्पी के बारे में बताया था कि आइंस्टाइन एंथैल्पी और आइंस्टाइन एनर्जी में फर्क क्या है। फर्क है, ये एक एटम के लिए होता है। किसी एक एटम से, कोई एक एटम है, गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के गैसियस कैटायन बनाने में जितनी एनर्जी हमको चाहिए, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और यदि हम ये एक मोल एटम के लिए डिफाइन करें, एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर एटम के लिए डिफाइन करें, तो यही हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 1 मोल एटम, एक मोल एटम का मतलब कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर एटम 6.023 10 का पावर 23 एटम के लिए हम यदि निकालते हैं तो कहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम रिपोर्ट करेंगे डेल्टा एच। ये क्या है? एंथैल्पी का चेंज है। एंथैल्पी होती क्या है? किसी भी सिस्टम में जो हीट कंटेंट होती है, हीट का जो स्टोरेज है, वो उसकी एंथैल्पी कहलाती है। हाँ, तो इसके अंदर भी कुछ हीट कंटेंट होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद इसमें भी कुछ हीट कंटेंट होगा। इन दोनों हीट कंटेंट का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं एंथैल्पी का चेंज। एंथैल्पी चेंज यही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, चूंकि प्रोसेस इंडोथर्मिक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एनर्जी चाहिए, तो निश्चित ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि इंडोथर्मिक का डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, इसकी यूनिट हमने बताया था, इसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल्स पर मोल, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम के लिए होता है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने ये भी कहा था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.48 किलो जूल्स पर मोल के होता है। हाँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट किलो जूल्स होता है, किलो जूल्स ऐसा यूनिट। और फिर हमने क्वेश्चन भी दिया था कि सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा? तो उस केस में हमने ये कहा था कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू तुम्हारा किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगा, यही आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। हाँ, तो हमने 1.1 into 96.48 से मल्टीप्लाई किया, तो यही वैल्यू हो गई किलो जूल्स पर मोल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। बोलो। अच्छा, मान लो कहता है कि सोडियम के 1 ग्राम सोडियम को आयोनाइज करने में कितना एनर्जी खर्चा होगा, कितना एनर्जी लगेगी? क्योंकि ये वैल्यू जो आई है वो पर मोल की आई है, और किसी भी एलिमेंट का 1 मोल का वेट होता है उसका फार्मूला वेट। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का वेट होता है उसका फार्मूला वेट। मतलब बात किसकी चल रही है? सोडियम की। और सोडियम का फार्मूला, एटम का फार्मूला मतलब उसका एटॉमिक वेट, और सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम। मतलब ये एनर्जी 23 ग्राम
आयोनाइज करने में कितना एनर्जी लगेगी? क्योंकि 23 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी खर्चा हो रही है, तो 1 ग्राम सोडियम के लिए एनर्जी कितनी खर्चा होगी? डिवाइडेड बाई 22। ये आंसर आ गया तुम्हारा 1 ग्राम सोडियम का। आयोनाइज करने में इतनी एनर्जी खर्चा होगी। यहाँ तक बात हो चुकी है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आयन एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है? जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो सामने 4 ऑप्शन लाइन से रख देगा। अब पूछेगा किसकी आंसर जी ज्यादा है, किसकी कम है, या 4 एलिमेंट रख देगा और कहेगा इसको आंसर जी में अरेंज करो। फर्स्ट आंसर जी, सेकंड आंसर जी निकालो, ऑर्डर निकालो। या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दे 4 ठो और पूछे आंसर जी का ऑर्डर निकालो। तो कैसे निकालें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है? तो इसके लिए हमको सीखना होगा फैक्टर जिस पर आंसर जी डिपेंड करती है। वो है 4 फैक्टर। वो है साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेचर ऑफ सबशेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 बाय 1 देखते हैं। हेडिंग दो फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला फैक्टर है साइज। साइज, उस एटम का साइज जिसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होने जा रहा है। समझो कोई एटम छोटे साइज का है और कुछ एटम बड़े साइज का है। हाँ, जो एटम छोटे साइज का होगा उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी, और जो एटम बड़ा होगा उसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। और जब दूरी कम होगी तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे ना कि जिसका साइज छोटा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी तुलना में जिसका साइज। तो मतलब साइज छोटा हुआ तो आयन एनर्जी क्या हुई? बोलो, नोट कर लो, नोट कर लो। साइज छोटा है तो आयन एनर्जी ज्यादा है। पहला फैक्टर। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम उसको यूज बनाएंगे, उसके एप्लीकेशन बता रहे हैं। समझो किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? ये वह न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस के वह प्रोटॉन की ताकत है जिसके थ्रू न्यूक्लियाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जिस ताकत से न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी, नोट करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर ज्यादा, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में एनर्जी रिक्वायरमेंट भी। तीसरा फैक्टर, नेचर ऑफ सबशेल। नेचर ऑफ सबशेल। हाँ, सबशेल में डिफरेंट सबशेल्स आती हैं। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वैलेंस शेल से ही होता है, और वैलेंस शेल में डिफरेंट सबशेल्स होती हैं। जैसे पहली शेल में केवल 1s की पॉसिबिलिटी है, दूसरी शेल में 2s और 2p की पॉसिबिलिटी है, थर्ड शेल में 3s, 3p, 3d की पॉसिबिलिटी है, चौथी शेल में 4s, 4p, 4d, 4f, ये 4 सबशेल की पॉसिबिलिटी है। समझो वैलेंस शेल चौथी सबशेल, चौथी शेल वैलेंस शेल है मान लो, और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होना है, और वो लॉस s से भी हो सकता है, p से भी, d से भी और f से। क्वेश्चन ये है कि किसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होने में
ज्यादा एनर्जी लगेगी। S से, B से, D से, F से। इससे क्यों S से? हाँ, क्योंकि S का शेप स्फेरिकल है, इसकी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियाई S के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया हुआ है, तो S के इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आंसर जी किसकी आई? S की, फिर B, फिर D, फिर F। जो हो गया तीसरा फैक्टर जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी पर असर डाल सकता है। चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। चौथा फैक्टर जो कि आंसर जी पर असर डालेगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझो इलेक्ट्रॉन तो लॉस वैलेंस शेल से ही होना है, ये तो बात क्लियर है। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिसाइड करेगा आंसर जी कम है कि ज्यादा है। मान लो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबल से मतलब क्या? फुलफिल या हाफ फिल। फुलफिल, हाफ फिल स्टेबल होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस एलिमेंट का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल, हाफ फिल होगा मतलब स्टेबल होगा, क्या वो एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है। तो क्यों लॉस करेगा? तो इसलिए जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, फुलफिल, हाफ फिल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं करते। उनपे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। आंसर जी क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? नोट करो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टेबल से मतलब होता है फुलफिल और हाफ फिल। जिस कॉन्फ़िगरेशन में फुलफिल, हाफ फिल दिखाई दे जाए, समझ लेना स्टेबल है, इसकी आंसर जी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन मान लो एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिया है उसमें फुलफिल भी दे दिया, हाफ फिल भी दे दिया, दोनों ऑप्शन दे दिया, और फिर कह रहा इनमें बताओ किसकी ज्यादा होगी, फुलफिल या हाफ फिल? लिखो फुलफिल। फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन हाफ फिल। हाफ फिल फुलफिल ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू हाफ फिल। ऐसा क्यों? फुलफिल हाफ फिल से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? और जो फुलफिल हाफ फिल स्टेबल होता ही क्यों है? अब जैसे मान लो मेरे सामने 4 ऑप्शन रख दिया, उसमें से फुलफिल भी दिखा रहा है, हाफ फिल भी दिखा रहा है, और चारों ऑप्शन फुलफिल, हाफ फिल दिखा रहा है, फिर कह रहा उनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उनमें किसकी आंसर ज्यादा होगी? मतलब बात फुलफिल, हाफ फिल के अंदर घूम रही है। चारों ऑप्शन में फुलफिल, हाफ फिल दिखाया, अब पूछा इनमें बताइए इसकी आंसर जी ज्यादा होगी। अब क्या करें? तो पहले हमको ये समझना होगा ना कि फुलफिल, हाफ फिल में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। वो हमको पता चल जाए तो हम आंसर जी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब जैसे फुलफिल की बात करें तो देखो S2 फुलफिल हो गया, P6 फुलफिल है, D10 फुलफिल्ड है, F14 फुलफिल्ड है। बता S में तुम 2 भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, P में कितने भर सकते हो? 6, D में 10, F में 14। दिस इज फुलफिल। अच्छा हाफ फिल की बात करें तो S1, D3, D5, F7, ये हो गया हाफ फिल। अब इनमें से ऑप्शन बना दे, अब पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या आएगा फुलफिल, हाफ फिल का? हाँ बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर तक पहुंचे हो कि नहीं?
नहीं पहुंचे हो। इसका आंसर एनसीईआरटी में पूरा 1 पेज का दिया है, 1 पेज का आंसर है, और उसी आंसर को हम 2 लाइन में बताएंगे, 2 लाइन में कि फुलफिल हाफ फिल स्टेबल होता ही क्यों है, इसके स्टेबिलिटी का कारण क्या है। वो कारण जानोगे तो तुमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। जहां स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल गया तो आइंस्टाइन जी का ऑर्डर भी निकाल लोगे। बोलो समझ में आया? तो अब ये जानो कि फुलफिल हाफ फिल स्टेबल होता ही क्यों है। इसके 2 रीजन है। पहला, लिखो जरा, लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Stability of full-fill and half-fill electronic configuration due to number 1, पहला रीजन है symmetrical distribution of electron। 2 लाइन में आंसर हम दे रहे हैं, जबकि ये आंसर तुम्हारी एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा 1 पेज का आंसर दिया है, पूरा फिगर बना के। पहला आंसर है, 2 लाइन में इसका आंसर है। पहला आंसर है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा कब? जब वो फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है? एक्सचेंज एनर्जी of electron of the same spin, exchange energy of electron of the same spin, exchange energy। ये दूसरा आंसर है। 2 लाइन में इसका आंसर है exchange energy of the electron of the same spin। कहोगे ये क्या होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? वैसे भी एक बात सुन लो तुम लोग, सिमेट्री ऑलवेज लीड टू द स्टेबिलिटी। आगे चल के तुमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, बार बार सिमेट्री आएगी। सिमेट्री ये स्टेबिलिटी दर्शाती है। जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी 3 तरह की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी होती है, एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है, और एक होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। हाँ, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं सिमेट्री से। जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी है। देखो यहाँ सिमेट्री लिखा है ना, सिमेट्री मतलब है स्टेबिलिटी। सिमेट्री का मतलब क्या है? देखो सामने, हम बात एटम की कर रहे हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो, समझो कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, और शेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। समझो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो दूसरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो इन दोनों के बीच में होगा। अच्छा, तीसरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। और चौथी शेल का जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो इन दोनों के बीच में होगा। मतलब 2 के बीच में ये, फिर इन 2 के बीच में ये, फिर इन 2 के बीच में ये। जब 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, इस तरह का अरेंजमेंट है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे फायदा क्या होगा? जब 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा तो ऐसे केस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा। कोई बीच में रुकावटें जीरो, शील्डिंग क्या होगी? जीरो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम। मान लो इलेक्ट्रॉन को ऐसे बिठाया जाए, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, सब एक के पीछे एक, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन की दीवार खड़ी हो गई है। ये बीच का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट करेगा जो कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को यहाँ कम पहुंचने देगा। और यदि हम ऐसे बिठाएं 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, तो ऐसे केस में बीच की शील्डिंग पुअर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
मैक्सिमम। और जब इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर ज्यादा हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट आंसर जी क्या होगी? ज्यादा। लिखा है ना कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हाई आंसर जी। स्टेबल से मतलब क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है? शील्डिंग ओवर इफेक्टिव चार्ज मैक्सिमम। शील्डिंग ओवर एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां शील्डिंग सबसे कम हो जाए और इफेक्टिव चार्ज मैक्सिमम हो जाए। लेकिन कब होगा? दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक। अब इस क्लास को एटम समझ लो। ये हम न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन, और ये शेल में बैठा सब इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। मेरा तुम्हारे ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन अट्रैक्शन कब ज्यादा लगेगा? जब हम बच्चों को सिमेट्रिकली बिठाएं। और किस तरह से बिठाएं? दो के बीच में एक। अब जैसे ये दो बैठे हैं ना, तीसरा इसके पीछे नहीं, इनके बीच में बैठेगा, तुम बीच में, फिर इन दोनों के बीच में तीसरा ऐसे बैठेगा, दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक। और इस तरह से बिठाएंगे तो हमको लास्ट वाला वैसे ही दिखाई देगा जैसे पहला दिख रहा है। जितना हमको फर्स्ट बेंच का बच्चा दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला वैसे ही दिखाई देगा। और जब लास्ट वाला हमको एकदम वैसे ही दिखाई देगा, तो लास्ट वाला भी अलर्ट होकर बैठेगा कि सर हमको पूरा देख रहे हैं, हमको भी क्लास में ध्यान से अटेंशन बात सुनना चाहिए। और जब लास्ट वाला ये समझेगा कि सर हमको नहीं देख रहे हैं, हम का मतलब फ्री हो जाएगा, आवारा होकर के मन भाग जाएगा बाहर। तन तो यहीं रहेगा, मन भाग जाएगा बाहर। लेकिन जब उसको पता है कि सर मेरे पर नजर रखे हुए हैं, तो निश्चित उसका भी मन यहीं बंधा रहेगा, क्योंकि पता कब खड़ा कर दें क्लास के अंदर, क्लास में क्वेश्चन पूछ देंगे, नहीं जवाब दे पाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए बात को ध्यान से सुनो, उसका मन हमारे से बंधा रहेगा। कब? मेरे से अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कब ज्यादा होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन को बिठाएं सिमेट्रिकल, मतलब दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक, और यही क्रम लास्ट तक चले जाए। तो लास्ट वाला भी हमको वैसे ही दिखाई देगा जैसे पहला दिखाई दे रहा है। कभी तुम लोग चंडीगढ़ गए हो? चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ गया होगा मेरी बात समझ रहा होगा। चंडीगढ़ की एक फेमस जगह है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन एक फेमस जगह है चंडीगढ़ का। उसको एक इंजीनियर ने, सिविल इंजीनियर ने बनाया, उसका नाम नेकचंद सैनी है। उसने बनाया उस पूरे गार्डन को, करीब जितना दुर्गाकुंड एरिया है ना, उतना बड़ा गार्डन है, पत्थरों का गार्डन है। रॉक मतलब पत्थरों का। उसने एक गार्डन बनाई, जितनी बड़ी क्लासरूम देख रहे हो ना, इतनी बड़ी उसने जमीन मैदान में पत्थर खड़ा किए, पत्थरों को बीच में मूर्ति बना बना के खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा किया? दो के बीच में एक, फिर दो के बीच में एक लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई, और दो दो पत्थरों के बीच में एक पत्थर खड़ा किया, और करीब उसने 60-70 पत्थर खड़ा किए इतने बड़े मैदान में। उसकी खासियत यह है कि तुम किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, यहाँ भी खड़े हो तुमको पूरा मूर्ति दिखाई देगी, तुम दूसरे कोने में खड़े हो तब भी पूरी मूर्ति दिखाई देगी। क्यों? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दो के बीच में एक, दो के बीच में एक, मतलब तुम उस पूरे मैदान में किसी भी कोने में तुम खड़े हो जाओ, तुमको सारी मूर्तियां एक जैसी दिखाई देंगी। वो अरेंजमेंट ही इस तरह का। वो सिविल इंजीनियर है, उसने अपना दिमाग लगा के पूरा गार्डन तैयार किया, और ऐसा गार्डन पूरे एरिया में, पूरा दुर्गाकुंड एरिया में फैला के रखा है। उस फेमस जगह का नाम है रॉक गार्डन। कभी जाना, जरूर ध्यान से देखना। बात समझ में आया? तो वो अरेंजमेंट आखिर उसने क्या भाई कैसे बनाया, इसी बात को ध्यान में रख के बनाया है ये। किसी भी कोने में, तुम इस कोने में खड़े हो तुमको सब दिखाई देंगे, उस कोने में खड़े हो तब भी सब दिखाई दे रहे हैं। कोई पत्थर नहीं छिप रहा है, कोई मूर्ति नहीं छिप रही है। मतलब पत्थरों की मूर्ति दिया, जमीन पे खड़ा कर दिया, लोहे के रॉड पे पत्थर लगा के उसने जमीन पे मूर्तियां खड़ी कर दी। वो अरेंजमेंट इस तरह से है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ताकि किसी भी कोने में तुम खड़े हो जाओ तुमको हर मूर्ति दिखाई देगी, उस पर तुम्हारा अट्रैक्शन बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो के बीच में एक, दो के बीच में एक। क्लियर हुआ? दूसरा देखो, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम स्पिन। ये क्या है? देखो सामने, जैसे मान लो पी एस में, बताओ दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी में तुम 6 भर सकते हो, P6 में 6 भर सकते हो। कैसे? पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे सेम स्पिन का क्लॉकवाइज। होन रूल क्या बोलता है? पहले
सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर पेयरिंग होती है, पता है ना। तो हाफ फील्ड में तुमने सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भर दिए, P3, ये हो गया P3। अच्छा P6 में क्या होगा, पहले P6 में पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग हो जाएगी, ये हो गया P6 और ये हो गया P3। बोलो हुआ। सामने देखो, जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आपस में एक्सचेंज होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो एनर्जी निकलेगी और सिस्टम की एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करेंगे, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने से एनर्जी निकलेगी, सिस्टम की एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, सिस्टम की एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सामने देखो, मान लो P3 है तो बताओ उसमें कितने एक्सचेंज होंगे, नंबर एक्सचेंज देखो कितने होंगे बताओ, बोलो। नहीं, 3 होगा। कैसे, देखो 1 2 3, कितने एक्सचेंज हुए, 3। जब P3 में 3 एक्सचेंज हुआ तो P6 में कितना एक्सचेंज होगा, देखो सामने 1 2 3। हाँ, ये होगा क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का होगा, एंटी क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज के साथ होगा, कितना हुआ, 3 4 5 6। देखो लिखा है ना, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज करेंगे, क्लॉकवाइज से करेगा, एंटी क्लॉकवाइज से एक्सचेंज करेगा। बोलो, बताओ किसमें एक्सचेंज ज्यादा हुआ, P6 में कि P3 में। और जिसमें एक्सचेंज ज्यादा, एनर्जी रिलीज ज्यादा, सिस्टम की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो फुल फील्ड मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, लिखा है ना, लिखा था हमने, फुल फील्ड मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। बोलो क्लियर। अच्छा, तुम्हारी एनसीईआरटी में D5 का दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी आ भी चुका है कि D5 में बताइए कितने एक्सचेंज होंगे। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्लॉकवाइज, फिर बाद में पेयरिंग होती है। तो D5 का केस है, बताइए कितने एक्सचेंज होंगे। हाउ मैनी एक्सचेंज ऑकर इन D5 कॉन्फ़िगरेशन। बोलो आंसर 10। कैसे, देखो सामने, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। D5 में नंबर एक्सचेंज होंगे 10। अच्छा बताओ, जब D5 में 10 है तो D10 में कितना होगा, बोलो। हाँ, 20। 10 हुआ क्लॉकवाइज के साथ, 10 हुआ एंटी क्लॉकवाइज के साथ, टोटल एक्सचेंज हो गया 20 इन D10 कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, बात समझ में आया। तो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज से एनर्जी निकलेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो, बात समझ में आया। अब जैसे मान लो ये पूरी क्लास को एटम मानो, और हम न्यूक्लियस है, ये बैठे सब स्टूडेंट क्या, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा अपनी ओर। अब इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस है। मान लो फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो बच्चों को कैसे बिठाएंगे, सिमेट्रिकल, 2 के बीच में 1, फिर इन 2 के बीच में 1, फिर इन 2 के बीच में 1, इस तरह से बिठाएंगे सबको। तो लास्ट वाला भी बच्चा हमको पूरा दिखाई देगा स्टूडेंट। मेरा अट्रैक्शन जैसे पहली बैच में है वैसे लास्ट में भी होगा, क्योंकि हमने 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1 बिठाया, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्लास में ये सुविधा दे दी है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है बैठने में, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हो, ये हमने छूट दे दिया तुम सबको। या एक नियम ये भी है कि क्लास के अंदर जब हम आ जाएं तो कोई हिल नहीं सकता अपनी क्लास जगह से, एकदम हिटलर शाही शासन लगा दें, और अपनी जगह से हिल नहीं सकता, मतलब मजबूरन तुमको जहां बैठे हो पूरी क्लास में बैठना पड़ेगा। एक दूसरा नियम ये होता है। और दूसरा है कि जहां तुमको अपनी सुविधा हो, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो फैन के नीचे स्टूडेंट बैठा है, इसको दिक्कत हो रही है, इस फैन से एलर्जी है, नहीं फायदा हो रहा है, तो इसने क्या किया, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया और आपस में एक्सचेंज कर लिया।
ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज हो जाने के बाद जब इसका जब फैन से दूरी हो जाएगी तो बताओ इसका मन मेरी क्लास में लगेगा कि नहीं? बात ध्यान से सुनेगा ना, बोलो। आपस में एक्सचेंज करके अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब मान लो हमने हिलने को मना कर दिया क्लास के अंदर, तो 1.5 घंटा तक क्लास में जगह बैठा रहेगा, मने मन गाली देता रहेगा, हमको नहीं, पंखे को नहीं, हमको, कि कहाँ हमको बिठा दिया, बांध दिया हमको, बोलो। तो ऐसे केस में उसका मन पढ़ाई में नहीं रहेगा, हमसे उसका कनेक्शन टूट जाएगा, बोलो होगा कि नहीं? एक है आपस में एक्सचेंज की सुविधा दे दिया, मतलब एक्सचेंज। तो बताओ एक्सचेंज होने से स्टेबिलिटी आएगी? स्थिर होके बैठेगा स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, तो मेरे साथ उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? पहले बात समझो, बोलो बढ़े होगा कि नहीं? अच्छा, यो भी एक्सचेंज होगा, सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, मतलब गर्ल्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, बॉयज आपस में एक्सचेंज करेंगे। लिखा है ना, सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा और एक्सचेंज करके अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाएगा, ताकि स्थिर होकर बैठे और बॉन्ड को, बात को ध्यान से सुने। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, अब इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो फुलफिल हाफ फिल की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो ये आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल है P6 फुलफिल्ड, उसके बाद D10 और फिर हाफ फिल्ड आएगा P3 और फिर हाफ फिल्ड D5। मतलब स्टेबिलिटी में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ये है। इसको नोट करो, यही क्वेश्चन आया था एक बार। सबसे ज्यादा स्टेबल है P6, उसके बाद D10 फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड P3 और फिर D5। पहले लिखो तो, हम बता रहे हैं, पर लिख तो लो। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे ऑर्बिटल्स में आपने केवल P, D और दिखाया, S को दिखाया नहीं, F को आपने दिखाया ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाया? F इसलिए नहीं दिखाया कि F ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर अनस्टेबल, और अनस्टेबल की प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने हटा दिया। बचा क्या? P, D, P और ये आ गया S। और हाफ फिल फुल फिल की स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो P और D में लागू होगा, S में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि S सब शेल में मात्र एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि P सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज संभव है। जैसे तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, तुम एक कमरे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो बगल वाले कमरे में तुम एक्सचेंज कर लिए, बगल कमरे में एक्सचेंज कर लिए, क्योंकि मन का स्वभाव है चेंज चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। तो तुम एक कमरे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो दूसरे में चले गए, फिर दूसरे में बोर हुए तो तीसरे में चले गए, क्योंकि तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, आपस में एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, डी के घर में कितने कमरे हैं? 5 कमरे हैं, तो पांचों में एक्सचेंज करेगा, बोलो। जबकि एस के घर में मात्र 1 कमरा है, एक्सचेंज करेगा, सड़क पे आ जाएगा। तो सड़क से अच्छा तो एक ही कमरा ही है, उसी में बैठो 24 घंटा मन मार करके। बात समझ में आया? तो ये एक्सचेंज वाला कंसेप्ट एस में लागू नहीं होगा, क्योंकि मात्र ऑर्बिटल तो एक ही है, एक्सचेंज संभव नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात देखो, डी में नंबर एक्सचेंज कितना आया था? D10 में 20 आया था, अब P6 में 6 आया था, तो इसमें पता एक्सचेंज ज्यादा है कंपेयर टू P6। D10 का एक्सचेंज P6 से ज्यादा है, तो जब D10 में ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है तो D10 की स्टेबिलिटी P6 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हम P6 को आगे दिखा रहे हैं, D10 को पीछे दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? कारण P6 को इसलिए आगे दिखा रहे हैं क्योंकि P न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है कंपेयर टू D, और जो न्यूक्लियस के करीब आएगा, न्यूक्लियाई उसके इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए P6 को आगे रखा गया है, D10 को पीछे रखा गया है। अब बोलो, बात समझ में आई? फिर कहोगे समझ में तो आ गई, लेकिन ये जो एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है ये तो काल्पनिक है, क्योंकि एटम के बारे में जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सारी बातें तो काल्पनिक है। तो मतलब जब ये आपका कंसेप्ट काल्पनिक, तो ये आंसर भी तो काल्पनिक हुआ, नहीं हुआ? बोलो।
यदि आंसर सही है तो इसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस होना चाहिए। क्या एविडेंस है कि ये P6 ज्यादा स्टेबल होता है? जवाब, पूरे पीरियोडिक टेबल में P6 है किसका? विचार करो, पूरे पीरियोडिक टेबल में P6 वैलेंस शेल में किसका होता है? तो जवाब आएगा नोबल गैस का। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। बोलो होता है कि नहीं? तो बताओ P6 है किसका? नोबल गैस का। अब चूंकि P6 ज्यादा स्टेबल है तो निश्चित नोबल गैस की फर्स्ट आयन एनर्जी पूरे पीरियड में ज्यादा होनी चाहिए, और है भी, वास्तव में है। लेफ्ट टू राइट तुम जाओ, लिथियम से लेकर नोबल गैस तक जाओ, पाओगे नोबल गैस की फर्स्ट आयन एनर्जी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा है। और आयन एनर्जी निकालने का कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में दिया जाएगा, बॉन्ड है बस साइकिल में। जब तुम आयन एनर्जी निकालोगे ना तो पाओगे नोबल गैस की फर्स्ट आयन एनर्जी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा। तो क्यों ज्यादा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है P6 से, और P6 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। नोट करो, नोबल गैस शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी in the period. Noble gas show high ionization energy in the period. नोबल गैस की पीरियड में एनर्जी ज्यादा होगी। ये इस बात का प्रूफ है कि P6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी तुम निकाल सकते हो ना लेबोरेटरी में, तो निकालोगे तो पाओगे नोबल गैस की सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका P6 है और P6 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। बोलो क्लियर? अच्छा, उसके बाद D10 भी स्टेबल बता रहे हैं आप, तो D10 कैसे हम माने स्टेबल है? जब आप D10 बताओ, D ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, और D ब्लॉक में सबसे ज्यादा एनर्जी निकालोगे ना तो आएगा जिंक, कैडमियम, मरकरी का। किसका आएगा? जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब बताओ इनका फुलफिल्ड है कि नहीं? इन सबका D10 है, दे आर स्टेबल, इनके एनर्जी सबसे ज्यादा है। नोट करो, अमॉन्ग द D ब्लॉक जिंक, कैडमियम, मरकरी शो high ionization energy. Among the D block, zinc, cadmium, mercury show high ionization energy. Zinc, cadmium, mercury. अच्छा, जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या एनर्जी ज्यादा होगी? इनमें किसकी ज्यादा होगी? इनमें किसकी ज्यादा होगी? जिंक, कैडमियम, मरकरी। जवाब, मरकरी की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पता नीचे आ रहे हो, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन साइज और सिकुड़ जाएगा और छोटा हो जाएगा, और जितना छोटा हो जाएगा न्यूक्लियस वैलेंस शेल की दूरी कम, को फोर्स अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी और चाहिए, तो मरकरी का इलेक्ट्रॉन और मुश्किल से लॉस होगा, मरकरी की एनर्जी और ज्यादा। और देखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता भी नहीं है, और जब लॉस करेगा नहीं, चार्ज आएगा नहीं, कंपाउंड बनेगा नहीं, वो एलिमेंट क्या होगा? नोबल, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। और तुमको पता होना चाहिए कि मरकरी नोबल है, नोबल मेटल होता है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, तभी ना इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। मरकरी का इलेक्ट्रोड क्यों बनाते हो तुम? मरकरी का इलेक्ट्रोड क्योंकि दे आर नोबल मेटल, दे आर इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। क्यों इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में आया? ये रीजन है। हाँ, लिख सकते हो, मरकरी इज द नोबल मेटल्स, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। मरकरी नोबल है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जवाब, हीलियम की। हीलियम, बताओ, हीलियम भी तो नोबल है, वो भी तो स्टेबल है, लेकिन हीलियम का इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होता है पता है? 1s2 से, 1s2 से। तो हीलियम क्या है, सबसे ज्यादा दिखाई जा रही है। तो क्यों ज्यादा है हीलियम की? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन s से लॉस हो रहा है, और s न्यूक्लियस के सबसे और करीब हो गया। जितना करीब होता जाएगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड हो जाएगा और आसानी से लॉस नहीं होगा। नोट करो, among the elements of periodic table, helium show highest
among the elements of periodic table, helium show highest first ionization energy. Helium show highest first ionization energy. बोलो बात समझ में आई? पूरे टेबल में पूछे, फैमिली पूछे तो नोबल गैस की सबसे ज्यादा, एलिमेंट की बात कहे तो हीलियम, और डी ब्लॉक में पूछे तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, और सबसे ज्यादा पूछे डी ब्लॉक में तो मरकरी। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ आयशा जी, असर डालने वाले कितने फैक्टर हुए? साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेचर ऑफ सब शेल, इलेक्ट्रॉनिक। अब इन 4 बातों को ध्यान में रख के हम आयशा जी का ट्रेंड निकालेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम, कल के लेक्चर में।